हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड enters a region of uniform magnetic field of 10⁻⁻5 Tesla acting vertically downwards as shown. ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब इसका आपको पाथ ड्रॉ करना है कि ये कैसे आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे तो दिखा रखा है इन्होंने कि सीधा अपने रास्ते आ रहा है, तो इन्होंने एक ना डायग्राम बनाकर दे रखा है टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दोनों इस क्वेश्चन में दिखा रखे हैं। मैं पेज नंबर 30 पर पेज नंबर 30 पर ऐसे दिखा रखा है। बी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द पेज, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे बता देते हैं जैसे ई लिखा और ई के ऊपर पावर में माइनस लिख दिया हो, तो ये इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है हमने, मीटर पर सेकेंड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 10⁻⁻5 टेस्ला, 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि भाई इसकी ना ट्रेजेक्ट्री बताइए। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है कि इसका पाथ बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ फॉलो करेगा। अब ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है सीधा, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका पाथ बताइए। तो इसका पाथ जो है वो ऐसे ये सीधा ना जाकर ये शायद कहीं को डेविएट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो इस पर कुछ ना कुछ असर डालेगा, तो उसकी बात करते हैं अभी। देखिएगा, हम ऐसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आया, तो हम ये जानते हैं, कल भी मैंने डिस्कस करा था क्लास में, कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब सोचिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमें लेफ्ट हैंड ही लेकर चलना है, हमें लेफ्ट हैंड ही लेकर चलना है। और लेफ्ट हैंड में हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड है, अब लेफ्ट हैंड में हमने फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया। फिंगर्स को स्ट्रेच कर लिया तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, हमारी जो ये वाली फिंगर है, ये इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, सेंट्रल फिंगर इंडिकेट करती है करंट को, और ये जो थंब है जो आगे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये थंब इंडिकेट करता है फोर्स को। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको लॉरेंट्ज फोर्स भी बोल देते हैं। अब आप ये देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को तो अंदर की तरफ घुमा दो। ठीक है, और करंट जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का ये है डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो फिंगर्स को हमने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ, और इसको ऐसे घुमा लो, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर रखते हुए, और करंट जो है, करंट को इस तरफ घुमा लीजिए ऐसे। तो जब करंट इस तरफ घूम जाएगा तो थंब हमारा कहाँ इंडिकेट करेगा, नीचे की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन आया तो ऐसे, लेकिन हल्का सा फोर्स उस पर नीचे की तरफ लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आया तो ऐसे, एंटर तो ऐसे कर गया, लेकिन जैसे ही आया उस पर हल्का सा फोर्स नीचे की तरफ लग गया, तो वो हल्का सा नीचे को मुड़ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ गया, ये क्रॉस हटा रहा नहीं है, ये हमें कंफ्यूज करेगा। तो ये नीचे की तरफ ऐसा हल्का सा मुड़ गया। फिर क्या है कि अब इस इंस्टेंट पर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ तो सीधा रहा था, लेकिन उस पर फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो वो हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ गया। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ मुड़ा, तब भी क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मुड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ा तो करंट का डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो हमने कहा कि फिंगर को फिर से ऐसे सेट करो कि करंट कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट उल्टा जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो थंब हमारा कहाँ इंडिकेट कर रहा है, इस तरफ। इसका मतलब
वो फोर्स फिर से ऐसे लगेगा, फिर से ऐसे लगेगा, तो ये फिर से थोड़ा सा ऐसे घूमेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि हर इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगता जाएगा। तो ऐसे करते करते ये जो है ये इस तरह से आकर और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझे? ठीक है, अगर नहीं समझे हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था। अब जिस रीजन में वो पहुंच रहा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैं प्रोसेस बना रखे, मैं इधर प्रोसेस नहीं बना रहा। तो ये ऐसे मैंने एक पाथ बना लिया कि इससे उधर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बस इसके इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, वो अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी कि इंडेक्स फिंगर को तो भाई अंदर की तरफ ही रखना है। और करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट अपोजिट जाएगा, तो करंट अपोजिट जाएगा हमारी इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ और करंट वाली फिंगर वो इस तरफ। तो थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है? नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीधा, लेकिन फोर्स की वजह से थोड़ा सा नीचे को मुड़ जाएगा। अब आपने कहा कि नहीं मैं इस इंस्टेंट पर देखूंगा जहाँ मैंने डॉट लगाया, तो आप छोटे 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 बहुत सारे इंसिडेंट लेते चले जाओ। आपने ये वाले इंसिडेंट पर देखा, तो इस वाले इंसिडेंट पर भी करंट तो हमारा, वो इलेक्ट्रॉन तो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट कहाँ हो गया? अपोजिट। इस इंस्टेंट पर करंट कहाँ हो गया? आई अपोजिट। तो आई अपोजिट यानी कि ये वाली फिंगर, सेंटर फिंगर आपने इसकी तरफ कर दी अपोजिट, है ना, और इंडेक्स फिंगर को कर दिया अंदर की तरफ। तो थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है? ऐसे। तो थंब ऐसे इंडिकेट कर रहा है, ऐसे इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अब और लगेगी इस पर फोर्स ऐसे, मतलब थोड़ा सा और मुड़ेगा। यही काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे तो करंट कहाँ कर रहा है? ऊपर की तरफ इंडिकेट, करंट कर रहा है ऊपर की तरफ इंडिकेट, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है? इस तरफ। तो यानी कि ये इसको इस तरफ मोड़ रहा है। कुल मिलाकर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ते हुए और फिर इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रैजेक्टरी बनेगी ना इसकी इलेक्ट्रॉन की, वो ट्रैजेक्टरी बन जाएगी। आप फिंगर से एक बार खुद करके देख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लेना, राइट हैंड मत लेना, नहीं तो ये जो सेमी सर्कल है ये इधर को ना बनकर ऊपर को बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, ये आपने इस तरीके से लिया, तो ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अ सेमी सर्कल एज शोन। ये बता दीजिए समझ गए कि नहीं? बताइए, नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा, मैं छोड़ देता हूँ इसको, कल की क्लास में बता दूँगा। बताइए भाई, आदित्य, आयुषी, भव्यांश, दिव्यांका, सुभाष, शानवी, सिमर। कल बता देना सर। ये कल से मन में आएगा सर, क्लियर नहीं हो पा रहा था। छोड़ दो तो फिर छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं, कल करेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला टॉपिक बताता हूँ आपको, ये शायद समझ में आ जाए, ना आए समझ में तो छोड़ देंगे, इसको भी कल ही करा दूँगा। देखिए पहले मैं कोशिश करता हूँ। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर है, उसमें ना करंट फ्लो कर रहा है। अब जब उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तब उस पर किस तरीके का फोर्स लगेगा, कहाँ को लगेगा, वो हमको देखना है। देखिएगा कैसे करते हैं इसको। ये आसान है वैसे, क्वेश्चन पर कल बताऊँगा, छोड़िए। Consider a conductor PQ of length L, area of cross section capital A, carrying current I along positive y direction. The field B vector acts along positive z direction. तो हमने एक कंडक्टर ले लिया इस तरह से, हमने कहा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है, और इस बार हमने क्या करा कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हमने वाई एक्सिस ले लिया। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आप किसी को भी ले सकते हो। आप यहाँ पर वाई ले लो, ऊपर की तरफ एक्स ले लो, आगे की तरफ जेड ले लो, ऊपर जेड ले लो, आगे एक्स ले लो, वो आपके पास है। हम एक्स वाई और जेड एक्सिस किसी को भी कहीं पर भी ले सकते हैं। तो जब मैंने इधर वाली को वाई ले लिया, इधर वाली एक्सिस जो है वो वाई डैश हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और ऊपर जो एक्सिस है दैट इज जेड एक्सिस। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, ये ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो वेलोसिटी क्या होती है? बी डी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ हमने ले ली L, इस कंडक्टर की लेंथ हमने ले ली L, ठीक है। और एक्स एक्सिस है बेटा आगे की तरफ, एक्स एक्सिस आगे की तरफ। तो अब आप ये देखिएगा, इसमें भी वही हम लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ जाएगा। तो करंट के लिए हमने सेंटर फिंगर कर लिया ऐसे, फिंगर्स को हमने ऐसे स्ट्रेच करा, ऐसे ही स्ट्रेच करके ऐसे 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 हम कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट जाएगा, तो हमने सेंटर फिंगर को ऐसे कर लिया। इंडेक्स फिंगर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ है, और आप ये देखिए कि हमारा इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो थंब कहाँ इंडिकेट कर रहा है, आगे की तरफ। थंब जब आगे की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस की तरफ हमारा फोर्स लगेगा इसको। तो आगे की तरफ वाले को मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, तो हमारा फोर्स इस तरफ लगेगा। यहाँ तक बता दीजिए, ये सभी को क्लियर है, फोर्स कैसे लग रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, इधर जो है ये वाला जो एरिया है इसको मैंने बोल दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैपिटल ए, कैपिटल ए हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमने ये लिख दिया आई एल वेक्टर। करंट को हम हमेशा किसी लेंथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो करंट एलिमेंट कहलाता है। याद करिए, जैसे एम्पियर सर्किट और लॉ में भी करा था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। तो आई और डी एल इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट को और लेंथ को, तो वो करंट एलिमेंट कहलाता है। मैंने कहा कि इस कंडक्टर की लेंथ एल है तो उसमें आई को मल्टीप्लाई करा, तो ये करंट एलिमेंट बन गया आई एल वेक्टर। अब आगे सुनिएगा, द फील्ड बी वेक्टर एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन, फील्ड बी वेक्टर z डायरेक्शन की तरफ है। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी vd, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाता है वेलोसिटी vd के साथ। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस व्हिच इज गिवन बाय। तो हर एक इलेक्ट्रॉन मतलब ईच इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन वो कितनी मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो समझिएगा, वो होगा F वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स experienced, magnetic Lorentz force experienced by each electron F वेक्टर बोल देंगे इसको, ये होगा माइनस का E इंटू डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और आप ये देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया सिंस, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F वेक्टर वो होता है Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस क्यों आ गया, यहाँ पर E क्यों आ गया, ये BD क्यों आ गया, और B, चलिए B तो सही है, बाकी सारी चीज़ें तो चेंज हो गई, और ये स्मॉल f क्यों आ गया। हम ये कह रहे हैं कि हम ना एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स निकल रहा है उसको मैंने बोल दिया स्मॉल f, एक इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं ना, इसलिए उसको स्मॉल f बोल दिया। अब VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, VD क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो V नाम पर VD होगी। तो VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो जब मैं चार्ज पार्टिकल के नाम पर, जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल के नाम पर जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन की ही वेलोसिटी लेंगे, जैसे वहाँ चार्ज की वेलोसिटी लेते थे V, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड, तो VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब सुनिएगा, जो Q है यानी कि जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन के केस में, E होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो E लिख दिया, तो भाई माइनस कहाँ से आ गया, माइनस कहाँ से आ गया, माइनस हम बताते हैं, क्योंकि ये फोर्स जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस इस तरह से आया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
तो वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बनता है? वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी डी को राइट हैंड स्क्रू रूल पकड़िए, अब मैं राइट हैंड ले रहा हूँ, अब लेफ्ट ले रहा हूँ, तो राइट हैंड स्क्रू रूल पकड़िए, वी डी को बी की तरफ घुमाना शुरू करो ऐसे, वी डी इंटू बी, ऐसे जैसे एक स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस से पेच को टाइट करते हैं, तो हमने टाइट करना शुरू करा तो वो ऐसे ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, दुनिया के सारे पेचकस क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे तो पेच कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या होगा? अंदर की तरफ तो होगा एक्स एक्सिस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या हो गया? नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ, तो वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, और हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बाहर की तरफ, तो उल्टी डायरेक्शन हो गई ना भाई। वेक्टर प्रोडक्ट तो ये कहता है कि डायरेक्शन अंदर की तरफ जानी चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स दिखाई दे रही है कि बाहर की तरफ लग रही है, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। बताइए ये समझ में आ गया सभी को? सिमर, आदित्य, भव्यांश, यस सर। समझ गए? यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। ओके ओके, ये इम्पोर्टेंट था। अब समझिएगा कि ये स्मॉल एफ क्यों बोला, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसको मैंने स्मॉल एफ बोल दिया। अब हम ये कहेंगे if small n is the number of free electrons per unit volume, then the total number of electrons in the conductor is, total number of electrons in the conductor is, वो कितना हो जाएगा? देखिएगा, if small n is the number of free electrons per unit volume, number of free electrons per unit volume, then total number of electrons वो हो गया हमारे पास कैपिटल N, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? कैपिटल N। कैपिटल N क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल n, तो इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी है? ये वायर जो है, बहुत बढ़िया, एयर, ये वायर जो है सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? यहाँ वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमने ए ले रखा है, और उसमें एच को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि सिलेंडर की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर ए इंटू एल करूँगा तो उसका पूरा वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन थे, तो पूरी वॉल्यूम में एल में कितने हो जाएंगे? स्मॉल एन इंटू एल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कैपिटल एन इज इक्वल टू एन ए एल, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन ए एल। तो अब हम ये कहेंगे कि पूरे कंडक्टर पर ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स थी, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स थी, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इतने। तो हम ये कहेंगे total force on the conductor, पूरे कंडक्टर का जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगी? कैपिटल F वेक्टर इज इक्वल टू, टोटल फोर्स को कैपिटल F बोला, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स थी इसलिए उसको स्मॉल f बोल दिया था, तो m इंटू स्मॉल f वेक्टर, तो कैपिटल M कितना है? M A L, अब ये भी निकाला M A L, स्मॉल f वेक्टर कितना है? ये माइनस ई इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया। तो इसमें हमने क्या करा कि ई एम ए इसको तो बाहर ले लिया क्योंकि ये तीनों ही कांस्टेंट है, इनको तो बाहर ले लिया, इधर कर रहा हूँ। कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो ई एन ए इनको तो बाहर ले लिया, लेकिन जो एल है, एल कांस्टेंट नहीं है, एल को अंदर ले लेंगे, ये हो जाएगा एल वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें ना अगर आपको 11 का वेक्टर्स भूल भी रहे हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि जब हम कोई एक टर्म को अंदर लेकर जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा या इसमें मल्टीप्लाई होगा, किसी एक में, वो आपकी मर्जी है, किसी में भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो मैंने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। अब एल को अंदर लेकर क्यों गए? एल को अंदर इस वजह से लेकर गए क्योंकि एल जो है वो लेंथ है, लेंथ
लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ए एल, ये जो है हमारे पास ई एन और ए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। तो अब एल को अंदर लेकर चलेंगे। अच्छा, आई एल वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ करंट एलिमेंट वेयर एल वेक्टर और वी डी वेक्टर विल हैव अपोजिट डायरेक्शंस एंड वी कैन टेक, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और अगर हम उन दो वेक्टर्स को इंटरचेंज करना चाहें कि एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का वेक्टर करें, मतलब जब हमारे पास एल और वी डी वेक्टर है, मैं जानता हूँ एल वी वेक्टर बनाया जा सकता है, माइनस एल वी डी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं एल पर वेक्टर साइन ले आओ और वी डी को ऐसे लिखो, वी डी हम लिखा, वेक्टर हटा दिया, यानी कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। तो वी डी इंटू एल वेक्टर या एल वेक्टर इंटू वी डी लिखा जा सकता है। ये रूल है वेक्टर्स का कि अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, एक का मैग्नीट्यूड ले रखा है और दूसरे को वेक्टर की फॉर्म में ले रखा है, हम ये चाहेंगे कि वेक्टर इसको बनाना है और इसको इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो नेगेटिव साइन हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर इस पर आ गया और वी डी का मैग्नीट्यूड रह गया सिर्फ, तो वो चीज़ अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, ई एन ए वी डी इंटू एल वेक्टर, वी डी इंटू एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब एक चीज़ बताइए, ये जो एल था ये भी तो बाहर लिखा हुआ था, इसको अंदर ले गए थे तो एक में मल्टीप्लाई कर दिया था। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एक में मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ना डिटर्मिनेंट बनता है, और डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, सब में नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एल है इसको मैंने एक में मल्टीप्लाई कर दिया, वी डी में कर दिया मल्टीप्लाई, वही कहानी यहाँ पर है, ये जो वी डी है ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसको बाहर में तो निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लो और आप समझ जाओगे कि ये सब कुछ हम कहानी करके बनाए, एक ही मिनट में समझ जाएंगे कि ये हो गया एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है जी। ये क्यों करा जा रहा था, याद करिए, इना वी डी ये क्या होता है, हाँ बस, तो ये थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो गया आई और एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। बता दीजिए भाई यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, सही सही बता दो भाई, बाकी बच्चे भी। आदित्य, मेरी आवाज़ आ रही है? आदित्य, शानवी, सिमर, यस सर। ठीक है ना। बस तो इतना कर यस लीजिए, सर। चलिए जी बस इतना कर लीजिए, और इसके बाद जो इसके स्पेशल केसेस हैं, हालांकि मुश्किल वो भी नहीं है, देख लो एक मिनट में। इसमें है कि जब हम एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा एल बी साइन थीटा। स्पेशल केसेस क्या है, पहला केस देखो, फिर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो अगर थीटा को 0 डिग्री रखोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 0, 180 डिग्री रखोगे तो साइन 180 भी 0 होता है, ठीक है। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो आई एल बी यानी कि मैक्सिमम फोर्स होगी, बस इतना करना। बाकी लिख ही दिया है उन्होंने, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो हम पहले ही लगा चुके फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बस इतना सा मैं आज करवा रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है शायद ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो बता देना, कल इसको दोबारा बता दूँगा क्लास में। जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल हालांकि ईजी है पर वो फिंगर से ना ढंग से समझ में नहीं आ रहा, वो सामने बैठ कर ही आएगा, वो कल करवा दूँगा कल की क्लास में, ठीक है। बस ये इतना कर लीजिए, थैंक यू सर। ठीक है ना। Thank you, sir. चलिए, ओके जी, ऑल राइट, ओके।